Hello, student. Welcome to my YouTube channel. Today, we will discuss important questions of 11th class physics. तो स्टूडेंट्स आज हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात होगी। अब ये वीडियो खास इसलिए है कि जो यूनिट हम पिक करेंगे ये आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और जो आपके वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं स्कूल्स वगैरह के अंदर, तो उनके लिए भी यूनिट्स आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं, ताकि क्योंकि इन यूनिट में से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मालूम होंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम बात करेंगे उन यूनिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट की हम बात करेंगे तो वो यूनिट है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर वाला। तो यूनिट नंबर 1 जो है वो है वर्क एनर्जी पावर। अब ऐसा है कि इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है। कुछ होते हैं कि आधी वीडियो कुछ देखी तो भाग के देखे, इनको समझना भी है साथ साथ में, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ साथ साथ में, वो टिप्स को भी आप फॉलो करते रहना। तो पहले यूनिट जैसे हम बात करें वर्क एनर्जी पावर की, तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का। ये क्वेश्चन और ये यूनिट जो है ना आपका, ये आपका यूनिट 6 मार्क्स का आएगा आपको एग्जाम में। अब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ है एक थ्योरम है जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये क्वेश्चन भी आपको अगर एग्जाम में आए हो 3 नंबर का आएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने लिस्ट बनाई, सारे तो आएंगे नहीं, लेकिन आएंगे इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। फिर है आपके पास कोलिजन और उसके टाइप्स हैं। वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन टाइप्स में इलास्टिक कोलिजन की इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन्स आ जाती हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाते हैं हमारे पास इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्क और इसके यूनिट आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ पे। अच्छा, वर्क के अंदर आपने एक बात याद रखनी है, वर्क के टाइप्स कौन कौन से हैं, और वर्क का फार्मूला जो होता है एफ होता है एफ डॉट डी, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फार्मूला। इस बेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते हैं एग्जाम में, तो वो भी आपने ध्यान रखना है, और वर्क के यूनिट को डिफाइन वगैरह करना है आपको अच्छे से। अब वन मोर क्वेश्चन मैं जो आपको खास इसमें यूनिट में बता दूं, वो क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो आपने ये भी याद रखना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 6 नंबर का ये यूनिट, इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ग्रेविटेशन यूनिट के ऊपर। ये भी 6 मार्क्स का आपका यूनिट होगा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, तो पहला आपने टॉपिक याद रखना है केपलर लॉज। इसमें से 3 केपलर लॉज आपको पता होंगे, वो आपने अच्छे से पढ़ने हैं। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, जिसका दूसरा में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ मोशन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी इसको कहते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, जी की वेरिएशन के बारे में, इसके वेलोसिटी क्या है और इसकी एक्सप्रेशन जो है ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसमें आएगा यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ग्रेविटेशन यूनिट के, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यही आपको इस यूनिट में से 6 मार्क्स ईजिली दिला देंगे। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास आएगा थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही छोटा यूनिट है, 3 ही मुझे इसमें मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, वो 3 ही हैं। तो उसमें से पहला जो हम अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कंप्लीटली जीरोथ लॉ के साथ आपको टेम्परेचर को भी डिफाइन करना है, फर्स्ट लॉ के साथ इंटरनल एनर्जी को भी डिफाइन करना है, और इसमें एप्लीकेशन भी आती है। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है तो बड़ा ही आसान है। स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जितने भी स्टेटमेंट है वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस आपको इस यूनिट में वो भी डिस्कस कर लेने हैं, 2 प्रोसेसेस हैं तो वो भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो थर्मोडाइनमिक्स में इनके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो यूनिट ये आपका 6 नंबर का, तो ये तो आपके पास लड्डू जैसा एक यूनिट है जो आपको ईजिली 6 नंबर दे के चला जाएगा। नेक्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। ये यूनिट जो है आपका 7 नंबर का ये यूनिट है, और मैंने इसकी इस यूनिट के ऊपर 2 PDF बनानी है, एक तो ये वाली आएगी, एक नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। पहला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रेस और स्ट्रेन की टाइप्स। फिर एक कर्व होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो आपको पढ़नी है। इसमें हुक्स लॉ जो है बड़ा ही आसान सा ये लॉ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस लॉ में। मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और इसके टाइप्स, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करने हैं। जैसे यंग मॉडल्स के न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इसके ऊपर फार्मूला को याद होना चाहिए। फिर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी के ऊपर, बल्क मॉडल्स के ऊपर, श्योर मॉडल्स के ऊपर, तो ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। पास्कल लॉ और स्टोक्स लॉ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आर्चिमेड प्रिंसिपल। मैंने कुछ ही अभी मतलब जितने ये टॉपिक लिखे मैंने, अगर हम काउंट करें 2 2 4 2 6 7, तो 7 क्वेश्चन और इस यूनिट के होंगे इंपॉर्टेंट। तो मतलब टोटल 14
क्वेश्चन जो होंगे इस यूनिट के इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन इस यूनिट की लेंथ अगर देखी जाए तो पूरी 11th क्लास में सबसे लंबा यूनिट माना जाता है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसके 4 सब यूनिट हैं स्टूडेंट्स, तो इसको बड़े इजीली तरीके से मैं आपको बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं इस यूनिट के अंदर। अब ट्रिक लास्ट में टिप्स आपको ये थी कि हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी होती है। कुछ स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सारा पढ़ना पड़ता है, कुछ होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड वर्किंग। तो आपको काम ये करना है कि आपको स्ट्रेटजी एक बनानी पड़ेगी, हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सारा पढ़ के तो आप एग्ज़ाम में जा नहीं सकते हो, इसलिए हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की एक स्ट्रेटजी होती है। आप इन क्वेश्चनों को फॉलो करिए जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको मैक्सिमम मार्क्स एग्ज़ाम में दिला देंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।